नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो व्हाई ट्रिकल चार्जिंग ऑफ द बैटरी इज डन। एक बैटरी को हम ट्रिकल चार्जिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस बैटरी का जो पावर स्टोरेज कैपेसिटी होता है उसको इंक्रीज करना होता है, या उस बैटरी को फ्रेश और फुल चार्ज कंडीशन में रखना होता है, या उसका जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल होता है उसको प्रॉपर मेंटेन करना होता है, या उसका जो इवन करंट होता है उसको मेंटेन करना होता है। तो इसका आंसर होगा, एक बैटरी को हम ट्रिकल चार्जिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उस बैटरी को हमें हमेशा फ्रेश रखना होता है और फुल चार्ज कंडीशन में रखना होता है, इसीलिए हम उसको ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है। देखो पहली बात, ये जो ट्रिकल चार्जिंग होता है इस चार्जिंग मेथड को हम सिर्फ करते हैं जो बैटरी ऑलरेडी फुल चार्ज कंडीशन में होता है। सिर्फ फुल चार्ज बैटरी को ही हम ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। क्योंकि अगर हम एक बैटरी को फुल चार्ज करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं तो उसमें क्या होता है ना, कंटिन्यूसली कुछ लॉसेस होता है, और इस लॉसेस को फिर से रिकवर करने के लिए, मेकअप करने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। ये क्या करता है ना, उस लॉसेस जो चार्जेस लॉस हुआ है उसको फिर से धीरे धीरे क्या करता है ना, चार्जिंग करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4F2D इज और एन डैश नंबर। देखो ये जो नंबर है ये एक बाइनरी नंबर है, या एक हेक्साडेसिमल नंबर है, या ऑक्टल नंबर है, या डेसिमल नंबर है। तो इसका आंसर होगा 4F2D। ये हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो नंबर है देखो इसमें F भी है और D भी है। अगर लेटर आता है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ये वाला फिगर देखो, ये जो होता है ये हमारा हेक्साडेसिमल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। उसके बाद 10 के बदले इधर A लिखा है, 11 के बदले B, 12 के बदले C, D 13 के बदले, E के 14 के बदले, और F है 15 के बदले। तो इधर देखो F है और D है, तो इसीलिए ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। और जो बाइनरी नंबर होता है वो सिर्फ 0 और 1 को लेकर ही बनता है, और जो ऑक्टल नंबर होता है वो 0 से लेकर 7 तक ये होता है ऑक्टल नंबर, और जो डेसिमल नंबर होता है वो 0 से लेकर 9 तक रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर इट्स एफिशिएंसी एट फुल लोड क्या होगा। देखो जब हम एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे तब उस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होगा या ज़्यादा होगा, या जितना था उतना ही रहेगा, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा, जब हम किसी एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्टेड करेंगे या ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करेंगे तब उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये वाला फिगर देखो, ये होता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर हम, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, जब हम इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज पावर इनपुट करेंगे तो अब क्या होगा, इसमें ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है OR है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ है, और ये जो पावर इनपुट देते हैं ये हमारा फ्लक्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये कोर के थ्रू जाकर सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसीलिए ये जो बीच में जो कोर होता है इसमें बहुत सारा लॉसेस होता है। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है देखो, ये होता है उसका प्राइमरी वाइंडिंग और ये होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग। मीन्स एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी सेकेंडरी होता है। तो जिससे क्या होता है ना, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो पावर हम इनपुट देते हैं उसमें ज़्यादा लॉसेस नहीं होता है, जितना देते हैं लगभग बहुत कम लॉसेस होता है, जिससे हमें क्या होता है ना, इसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए जब हम एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं तब उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द गिवन लॉसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। इनमें से कौन सा लॉस स्पीड के साथ, जो स्पीड n होता है उसके साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विंडेज लॉस के स्क्वायर के साथ स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या ईडी करंट लॉस के स्क्वायर के साथ, या ईडी करंट और विंडेज लॉस दोनों के स्क्वायर के साथ, या हिस्टेरिसिस लॉस और ब्रोस लॉस के स्क्वायर के साथ जो स्पीड होता है स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर होगा, जो विंडेज लॉस होता है और ईडी करंट लॉस होता है ये दोनों हमारा स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो विंडेज लॉस क्या होता है, देखो जो हमारा मशीन होता है उसमें एक स्टार्टर रहता है। देखो ये जो पार्ट है ये होता है स्टार्टर वाला, और बीच में ये होता है रोटर, ये घूमता है। दोनों के बीच में देखो ये एयर गैप है,
ये जो एयर गैप है इसमें एयर है, जब ये रोटर रोटेट करता है तो इस एयर के साथ फ्रिक्शन होता है जिससे बहुत कम लॉस होता है, उसी लॉस को ही हम विंडेज लॉस कहते हैं। और ये जो विंडेज लॉस होता है ये स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर। देखो एक सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग होता है वो मोटर की पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, या जो हॉन्टिंग होता है उसको इंक्रीज करता है, या विंडेज लॉस को कम करता है, या स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करता है। इसका आंसर होगा सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग होता है उसका काम होता है उस सिंक्रोनस मोटर की जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसको इंक्रीज करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो फिगर है इसमें डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। देखो ये हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है, इसमें जो ये रोटर का पोल है, देखो 4 पोल है, ये एक पोल है, ये एक पोल, ये 4 पोल मशीन है। जो पोल होता है उसके जस्ट पोल फेस में देखो ये वाला जो रेड वाला एरिया है ये होता है डैम्पर वाइंडिंग, इसमें ये वाला डैम्पर वाइंडिंग, ये जो ब्लैक वाला डॉट है ये डैम्पर वाइंडिंग होता है। इसका काम क्या होता है ना, ये स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन आता है डैम्पर वाइंडिंग को हम सिंक्रोनस मोटर में कहाँ पर कनेक्शन करते हैं ना, उसका पोल फेस में कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैस कैन बी फिल्ड इन जीएलएस लैम्प। देखो जो जनरल लाइट सर्विस जीएलएस लैम्प होता है उसमें कौन सा गैस का यूज करते हैं, जेनॉन गैस का, या ऑक्सीजन का, या एनी इनोट गैस का, या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका आंसर होगा जो जनरल लाइट सर्विस होता है या इनकैंडेसेंट लैम्प होता है उसमें हम एनी इनोट गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ज़्यादातर हम आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस को ज़्यादातर यूज करते हैं, लेकिन एनी इनोट गैस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा जीएलएस लैम्प या इनकैंडेसेंट लैम्प का फिगर है। इसमें देखो इधर जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है, और इसके अंदर जो गैस है ये हमारा एनी इनोट गैस या आर्गन या नाइट्रोजन गैस रहता है। और इसका देखो जो ऑपरेटिंग लाइफ होता है ये 1000 आवर रहता है। और इसमें जो फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट होता है, और इसका ये जो फिलामेंट है ये कितना डिग्री टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट ट्रांसफार्मर दैट इज यूज टू मेजर 100 एम्पियर करंट बाई 5 एमीटर इज। देखो जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका काम क्या होता है, हाई करंट को मेजर करना। तो देखो एक करंट ट्रांसफार्मर या जो जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सिटी, ये जो सिटी या करंट ट्रांसफार्मर है ये 100 एम्पियर करंट को 5 एम्पियर एमीटर में मेजर करता है। तो ये हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, या पावर ट्रांसफार्मर होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। तो देखो ये ऑप्शन जो भी हो, लेकिन जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए जो सिटी होता है वो अगर 100 एम्पियर करंट को 5 एम्पियर करंट में एमीटर में मेजर कर रहा है तो वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। क्योंकि अगर 100 एम्पियर करंट, देखो एक बात याद रखो, इधर 100 एम्पियर करंट कम होकर 5 एम्पियर हो रहा है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, पावर कांस्टेंट रहता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। अगर पावर कांस्टेंट है 100 एम्पियर करंट 5 एम्पियर में हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो वोल्टेज होता है इधर जितना था उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पावर कांस्टेंट करना होता है। तो इसीलिए अगर वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होगा मीन्स ये हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही होगा, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ही वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये होता है हमारा एक सिटी या करंट ट्रांसफार्मर। ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है इसको ये करंट ट्रांसफार्मर मेजर कर रहा है इस एमीटर के थ्रू। अगर इसमें ये जो कंडक्टर है इसके थ्रू अगर 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के थ्रू तो ये एमीटर 5 एम्पियर मेजर कर रहा है। तो इससे ये क्या है ना, ये हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि करंट का वैल्यू अगर कम होगा तो वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो इसीलिए ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्टिव रीजन ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। जो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसका एक्टिव रीजन ऑपरेशन के लिए ये इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होता है। एमीटर पॉजिटिव होता है बेस के रेस्पेक्ट में, या एमीटर नेगेटिव होता है बेस के रेस्पेक्ट में, या एमीटर और बेस दोनों सेम वोल्टेज में होते हैं, या बेस इज सेम वोल्टेज एट कलेक्टर, बेस का वोल्टेज और कलेक्टर का वोल्टेज सेम होता है। तो इसका आंसर होगा जब एनपीएन एक एक्टिव रीजन में रहता है। ये वाला फिगर देखो, इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एन है, एन कनेक्ट होगा नेगेटिव की, देखो ये छोटा वाला है तो नेगेटिव होगा और ये बड़ा वाला पॉजिटिव होगा। तो एन कनेक्ट हुआ है
नेगेटिव के साथ, और ये बेस होता है, बेस हुआ है पॉजिटिव के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 देखो, एमिटर नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू बेस, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि एमिटर, ये पहला वाला एमिटर होता है, मिडिल वाला बेस होता है और लास्ट वाला कलेक्टर होता है। एमिटर देखो नेगेटिव के साथ कनेक्शन हुआ है और जो मिडिल वाला बेस होता है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्शन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज एन इंडस्ट्रियल मेथड एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग ऑफ। देखो जो एक हीटिंग मेथड होता है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड, इसको हम इनमें से कौन सा मटेरियल को हीट करने के लिए यूज करते हैं? सॉलिड मटेरियल को, या कंडक्टिंग मटेरियल को, या लिक्विड मटेरियल को, या इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड को यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ऑप्शन नंबर 4 लाइक वुड। ऐसे ही इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट कर, रबर हीट करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन में आता है कि कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ना कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने के लिए हम इंडक्शन मेथड का यूज करते हैं। और जो ये डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड क्या होता है, देखो मान लो ये जो मटेरियल है ये हमारा एक इंसुलेटर मटेरियल है, इसको हमें हीट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज इधर अप्लाई करेंगे। ये एक टर्मिनल होगा, ये और एक टर्मिनल होगा, तो जिससे क्या होगा ना, इधर ये जो हाई करंट फ्लो होगा जिससे इधर हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट से ये हीटिंग होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड कहते हैं, क्योंकि जो इंसुलेटर मटेरियल होता है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम BCD इज इन द फुल फॉर्म ऑफ। देखो जो BCD होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोड डेसिमल, बाइनरी कोड डिजिट, बिट कोड डेसिमल, या बिट कोड डिजिट। तो इसका आंसर होगा जो BCD होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोड डेसिमल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।